अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान की सरहदों का, पाकिस्तान की हिफाजत का। तारीख का बहुत ही नाजुक मोड़ है और इसमें जो भी फैसले हो रहे हैं तारीख इस पर फैसला करेगी कि हमारी क़यादत ने जो है वो क्या फ़ैसले किए और इसी तरह से इंडिया की जो क़यादत है जिस पर आज ही से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं वहाँ पर जो है वो क्या फ़ैसले हुए हैं। नाज़रीन, अभी एक तारीख़ी लम्हा था कि जो पूरी दुनिया ने देखा और इस वक्त जो है ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि दुनिया भर के टीवी चैनल्स में ये लम्हा जो है दिखाया गया कि जब इंडियन पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने इंडिया के हवाले किया और उसके हवाले करने से पहले जो उसकी वीडियो सामने आई उसमें उसने इस बात का इजहार किया कि किस तरह से वो टारगेट को निशाना बनाने जो है वो पाकिस्तान में आया और उसके बाद जब उसने अपने आप को एग्जिट किया, जब पाकिस्तान यानी पायलट्स ने उसके प्लेन को निशाना बनाया तो उसके बाद उसका एग्जिट किया और फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान की हदूद में गिरा तो पाकिस्तानी फौजियों ने उसे पाकिस्तानी अवाम से बचाकर जो है खैर ऑफिस से अपने पास रखा और फिर उसके बाद जो है वो आज उसको इंडिया के हवाले जो है वो दिया गया है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक लम्हा है जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जो वर्जन जा रहा है और जो फैसले का जा रहा है वो हमारे वज़ीर आज़म को और पाकिस्तान को सलाम पेश किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। दूसरी जानिब इंडिया का मीडिया जिस पर खुद जो है अभिनंदन ने बात की कि वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के और नेगेटिव अंदाज में पेश करता है, उसकी जानिब से जो है वो रिमार्क्स जो यानी शुक्राने के होने चाहिए, हमें थैंकफुल कहना चाहिए कि हमने आपके पायलट को जो है वापस कर दिया जिंदा सलामत। जो हम पे बम बरसाने आया था हमने उसको जो है खैर ऑफिस से आपके हवाले कर दिया है, उसके बजाय उसको कहीं जो है वो हमारी कमजोरी बताया जा रहा है। हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारी ये कमजोरी नहीं है, हम जो है वो सिर्फ अमन चाहते हैं इस खित्ते के अंदर, ये हमारी खैर सगाली है और इसको जो है खैर सगाली ही समझा जाए। बहुत ही जबरदस्त गेस्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सर आपको वेलकम कहते हैं। मारूफ तजज़ियाकार हैं हमारे साथ और इसी तरह से हमारे साथ सैयद आरिफ हुसैनी साहब वाइस एडमिरल पाकिस्तान नेवी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ हैं जनाब नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सफारतकार हमारे साथ इस वक्त DSNG पे मौजूद हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं। सर, आप क्या समझते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हमें अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर और दुनिया के तमाम बड़ी कंट्रीज़ की तरफ से इस इमरान खान साहब के और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इस बड़े फैसले को कि हमने इंडियन पायलट वापस किया है बहुत पजीराई मिली है। आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इस फैसले को कैसे देखा गया है और आगे फ्यूचर में कैसे देखा जाएगा? देखिए, इसका खैर मकदम हर जगह किया गया है क्योंकि ये वाज़े करता है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान अमन चाहते हैं और चाहते हैं कि अमन की तरफ पेशरफ्त हो और अगर उसमें एक अभिनंदन को रिहा करने से उसमें एक पेशरफ्त होती है तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, खित्ते के मफाद में है, न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान लेकिन खित्ते भर के मफाद में है। और जो दुनिया को ज़्यादा फिक्र है कि सारी दुनिया के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल जो है उससे दूर हटने का एक मौका पाकिस्तान ने क्रिएट किया है। तो अब पाकिस्तान की खैर सगाली हर जगह हो रही है और इस वजह से हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया कि हमारे पास अगर हम पे जारियत होगी तो हम सलाहियत रखते हैं उसका जवाब देने का, लेकिन हम वो जवाब पे फोकस नहीं करना चाहते, हम इस पे फोकस करना चाहते हैं कि हम अमन चाहते हैं। ठीक है सर, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा की जरूरत है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप क्या समझते हैं कि कुछ आवाजें ये भी आ रही हैं कि हमने थोड़ी सी जल्दी करी इसके अंदर, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती कि कुछ हमें गारंटीज दी जाती, मतलब जो दरअंदाजी की कोशिश इंडिया ने की है हमारे ऊपर और हमारी जो सरहदों को अबूर किया, इसमें कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है कुछ किसी जानिब से, जैसे यूएई का एक इंपॉर्टेंट रोल था, कहीं से कुछ ऐसी बात होती, कोई डायलॉग की बात होती या कुछ फ्यूचर की गारंटी हमें दी जाती कि इंडिया जो है नेक्स्ट टाइम ये हरकत नहीं करेगा जो उसने अब की है। नहीं, मैं इसके साथ मैं इख्तलाफ है मेरा। मैं समझता हूँ कि ये
जो इमीडिएट हमने किया है वो ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। अगर हम इसमें ताख़ीर करते तो इतना असरअंदाज ना होता जितना कि अभी हुआ है। और इससे आप ये भी देखें कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रहे हैं कि साहब मोदी साहब पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए, अपने पार्टी के मफाद के लिए वो इस खिते के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। और अगर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिंदुस्तान में वो सब इस किस्म की स्टांस ले रही हैं तो नेचुरली मोदी साहब पे भी असर पड़ेगा। और उम्मीद है कि ये असर पड़ने के बाद वो भी हमारे जो इक़दामात हैं उनको वेलकम करेगा और उनकी रेसिप्रोसिटी मैं आपकी तरफ आता हूँ वापस। वैसे तो हम भी ये समझते हैं कि उन पे असर पड़ना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा कि उन पे असर पड़ रहा है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने पायलट प्रोजेक्ट किया है। तो मोदी साहब आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपका पायलट प्रोजेक्ट जो है नाकाम हो गया है। और कोई प्रोजेक्ट जब करने जाते हैं पहले पायलट प्रोजेक्ट जब करते हैं और वो नाकाम हो जाता है तो फिर बाज आ जाते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। मकसद हद होती है आप अपनी इलेक्शन मुहिम के लिए, या आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, या आप दूसरी बात जो हम नहीं कर रहे कि आप जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, यानी आप जो है वो आप कुलभूषण यादव की बात नहीं आ रही जो कि पाकिस्तान की तरफ से आनी चाहिए, जो कि हमारे पास सामने मौजूद है, जो आपकी दहशतगर्दी है। अफगानिस्तान के जरिए जो आप दहशतगर्दी करते रहे, पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है, आप एक्सपोज होने जा रहे थे, बहुत जबरदस्त अंदाज में एक्सपोज हो रहे हैं। तो आप उन सब चीजों को छुपाने के लिए आपने मुसलसल ड्रामा किया, यानी पुलवामा का ड्रामा। उसके बाद आप कह रहे हैं आपने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, 350 आपने जो है वो यहाँ पे लोग जो है वो खत्म कर दिए। भाई कहाँ पे कर दिए, वो जगह बता दें जरा। फिर उसके बाद F-16 का ड्रामा, मुसलसल ड्रामा। यानी क्या इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, किसी के पास कोई अकल सूझ नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा लोगों को ये ड्रामा हो रहा है सामने? मेरे ख्याल में बिना, और सबसे बड़ी बात है कि जो ये विंग कमांडर ने जो एंड में कहा है जी कि हमारा मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बताता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, एग्जैजरेट करता है, इंस्टिगेट करता है, यही दिस इज एग्जैक्टली ये इन्होंने वॉर लेकर गए पिच के ऊपर। और मकसद वही था कि आपने पुलवामा इंसिडेंट किया, आपने कई चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम टेररिज्म का लगा दिया, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाली थी उसको रोकने की कोशिश की, CPEC को बैक बर्नर पर डालने की कोशिश की, जबकि सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है ना वो इंडिया है। गुलबशन की मिसाल आपके सामने है, मालदीव में ब्रिगेड लेके ये चले गए थे, कभी ये बर्मा में चढ़ाई करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो बात आप कह रहे हैं ये हमारी पॉलिटिकल जो क़यादत है उसकी जानिब पे क्यों नहीं जा रही? मकसद वो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि ठीक है जनाब हमें अब एविडेंसेस दें, हम उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बात आनी चाहिए कि सारे एविडेंसेस, यानी उनके पास सारे जाली एविडेंसेस हैं जो वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास तो कुलभूषण यादव जो है वो मौजूद है, हमारे पास तो ये पायलट मौजूद था जिसे पूरी दुनिया के सामने हमने पेश किया। आपकी दहशतगर्दी के सबूत हमारे पास मौजूद है, उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। इसके अलावा रिजवान की दहशतगर्दी कितनी बड़ी वो कर रहे हैं, आप ये देखें कि दुनिया देख रही है किस तरीके से औरतों, बच्चे, बूढ़ों को शहीद कर रहे हैं, और वो बच्चे जो इनके पेरेंट्स को मार रहे हैं, बहन भाइयों को ब्लाइंड करें, ये वो बच्चों ने हथियार उठा लिए हैं। अब ये इंडिजिनस मूवमेंट है, पाकिस्तान को कुछ भी करने की अब जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो खड़े हुए, ये जो आदिल डार था ये कौन था, इसके साथ भी ये जुल्म किया गया था, इसने ब्लो ऑफ कर दिया पूरे केस को। और फिर अपनी गलतियां नहीं देखते कि आपने ये 250 kg एम्यूनिशन एक्सप्लोसिव कहाँ से आया, गाड़ी कहाँ से आई। हम जब मूव करते हैं पूरे कॉन्वॉय के रूट को सिक्योर करते हैं पहले, उसके बाद जाते हैं, वो इनकी गलती है। दे न्यू इट इज़ गोइंग टू हैपन और उन्होंने उसको इनकरेज किया और अपने खुद फौजी मरवा के और पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश की। गुलबशन यादव की मिसाल है, अब अफगानिस्तान से ये कैसे बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को करते हैं, इंडिया में ये बलूचिस्तान का एक रेडियो वहाँ चलाते हैं, बलोच लैंग्वेज का चलाते हैं, बाकी जो आप सपोर्ट उनके लीडर्स को कर रहे हैं आपको वो पता है। तो यहाँ पर हमारे फॉरेन ऑफिस का काम है, ये नजमुद्दीन साहब के बैठे हुए हैं, हमें चाहिए कि इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। जी बिल्कुल, मैं इस तक यही सवाल लेके जाऊंगा नजमुद्दीन शेख साहब की तरफ, उससे पहले सैयद आरिफुल्लाह हुसैनी साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। सर ये फरमाएं कि अभी भी जो उनकी एक बात है वो यही है कि यानी मौलाना मसूद अजहर की वो बात कर रहे हैं कि वो जो है उनके हवाले किया जाए, ये जो है उसने सब कुछ किया है, एक शख्स जो मसद चलने के भी काबिल नहीं है, मसद जिसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही बुरी कंडीशन है, कोई आप सबूत पेश नहीं कर रहे हैं, आप इधर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पुलवामा का, और अभी उसी के पीछे आप ये सारे ड्रामे जिसका कोई सबूत नहीं है वो आप पेश करे जा रहे हैं।
देखिए, हमें रिएक्टिव प्रोएक्टिव अप्रोच इख्तियार करनी चाहिए। ज़बरदस्त। इस पुलवामा जो कहा जो है ये सानेहा हुआ है, ये इंडिया की अपनी करतूत की वजह से हुआ है। और हमें इंटरनेशनल मीडिया को भी और जो P5 हैं उनको, और इसी तरह से जो सेनर एलिमेंट्स हैं हिंदुस्तान में, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ये वाक़यात होते रहेंगे। आप इसको कभी जो है जैश मोहम्मद के ऊपर डाल देंगे, कभी लश्कर तैयबा के ऊपर डाल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। कश्मीर की तहरीक इंडिजिनस है और ये उन्होंने प्रूफ कर दिया। और हमें और हमारे मीडिया को ये बताने की ज़रूरत है कि ये इस किस्म के सवाल, इस किस्म के डोजियर्स भेज के इन्वेस्टिगेशन करें। हम क्यों इन्वेस्टिगेशन करें? बात बिल्कुल साफ है कि आप वहां पे लोगों को मार रहे हैं, औरतों को रेप कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ सबूत है तो आप दे दें, तो आप दे दें, उसके लिए भी तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम तहकीक करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप दें तो सबूत तो दें कोई। देखिए, मिनिस्टर ने तो बहुत ही आला ज़र्फी का कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा ही आला ज़र्फी दिखा दी है। देखें, वो एक अच्छी चीज़ है, इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लेम था कि हम जो हैं, और मॉरल हाई ग्राउंड जो है ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी पूरी पॉलिटिकल क़यादत ने यकजा होकर काम किया है। और इस दफ़ा जो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी हमारे बहुत अच्छे हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की भी नुसरत आई है। तो हमारे पास पहला राउंड हम जीत गए हैं सर। मैच का पहला राउंड जीत चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीत चुके हैं। इस प्रोग्राम में मैंने कहा था कि द टाइड हैज टर्न्ड। तो इस वक्त टाइड टर्न हो गई है। और मेरे ख्याल में अब हमको चाहिए कि इस जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल लेवल पे उठाएं और इस तहरीक को इस भरपूर इसकी जो है ना हमें सपोर्ट करनी चाहिए। नजरुद्दीन शेख साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर ये फरमाएं कि इस मौके से गो के इस तरह के मौके कोई नहीं आने चाहिए कौमों के दरमियान कि इस जगह पे टेंशन पहुंच जाए और इतनी बड़ी आबादी का जो मुस्तकबिल है और ये दो मुल्क जो हैं वो खतरे में पड़ जाए। लेकिन सर, इस मौके पर सिफारतकारी जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और माजी में भी ऐसी होता रहा है। अभी इंडिया जो है वो सलामती कौंसिल में लेके जा रहा है बात करारदाद की जानिब कि मौलाना मसूद अजहर के हवाले से कि वो एक दहशतगर्द है और उसको जो है वो उनके हवाले किया जाए। आप क्या समझते हैं सर कि उससे पहले हमें किन महाज पर जो है अपनी सिफारतकारी दिखानी चाहिए? OIC में ना जाने का फैसला भी आप फरमाएं, क्या आप समझते हैं कि सही फैसला था, या वहां पे जाके तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ बैठकर वहां पर भी एक करारदाद जो है पेश करनी चाहिए थी हमें? मुझसे सवाल कर जी जी शेख साहब, आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, इसमें जो बात की गई कि हमें एक प्रोएक्टिव पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए जी। इस प्रोएक्टिव पॉलिसी में हमें ये साबित करना है कि ये पुलवामा का जो सानिया हुआ वो कश्मीरियों ने किया। उस कश्मीरी ने किया अहमद आदिल दार, जो कि जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया था सितंबर 2017 में। अब वो 2017 में गिरफ्तार था और उस वक्त उसने कहा था कि वो हिजबुल मुजाहिदीन का एक रुकन है। वो कैसे रिहा हुआ और रिहा होने के बाद वो कैसे इस मौके पे पहुंचा कि वो वहां पे अपनी एक्सप्लोसिव भी जमा कर सका और वहां से ये कर चुका। अब हिंदुस्तान को ये समझाना है कि साहब हमने इसको रिहा कैसे किया और उसको इस जगह पे पहुंचने का मौका कैसे दिया। ठीक है। अगर पहले वार्निंग्स थी और ये हिंदुस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि वार्निंग्स थी कि साहब 7-8 दिन में किसी किस्म का हमला होना है, जिसमें कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये जो इलाका है इसमें सिक्योरिटी जरूरी थी, वो सिक्योरिटी पेश नहीं की गई। तो अभी मोदी साहब जो कर रहे हैं वो इस वजह से नहीं कर रहे कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक मसला बढ़े, इसलिए कर रहे हैं कि वो इससे तवज्जो हटाना चाहते हैं कि उनके यहाँ जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुई हैं और जो इन्होंने तवज्जो नहीं दी है इस मसले को। दूसरी चीज कि जो अहमद आदिल दार ने किया वो उसने क्यों किया? वो किया एक कश्मीरी के होने के नाते, और इस वजह से किया क्योंकि बच्चे बड़े कश्मीरी जो हैं वो अब तंग आ गए हैं, न सिर्फ
फौज से, लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से वो तंग आ गए हैं और वो चाहते हैं कि वो उनसे अलहदा हों। और हिंदुस्तानियों ने साबित किया है पिछले 4 दिनों में कि वो कश्मीरियों को हिंदुस्तानी नहीं समझते। उन पे हमले किए गए हैं सारे मेनलैंड इंडिया में। ये चीज़ें हैं जो कि हमें उभारनी है, और ये चीज़ें उभार के हमें ये साबित करना है कि अब मोदी का मतलब ये है कि अपने इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स को सुधारे। ठीक है सर। और हम चाहते हैं कि इसके लिए इस खिते की अमन को खतरा न पहुंचे। हम जारियत का जवाब जारियत से देंगे, लेकिन हम उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, ठीक है। ये मैसेज हमारे लिए देना जरूरी है। बिल्कुल। अब ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक के बाद ओआईसी के हवाले से जो गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ ये भी एक बड़ी डिबेट है इस वक्त इंडिया में कि भाई कश्मीर जो चाहिए वो कश्मीरियों के बगैर चाहिए क्या? क्योंकि जितने कश्मीरी हैं उन्हें तो आपने अपना दुश्मन बना दिया है, और वहां का बच्चा बच्चा जो है वो आज़ादी का जो है नारा लगा रहा है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। इसलिए आज हम उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है जिस पर फोकस है, 2 न्यूक्लियर ताकतें बिल्कुल आमने सामने, और उसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है, और इंडिया जो है मुसलसल गलती पे गलती करे जा रहा है। पुलवामा वाकया, बल्कि पुलवामा ड्रामा जो उनकी जानिब से किया गया या उनका जुल्म का शिकार होकर उनके मुल्क के अंदर किया गया, उसको पाकिस्तान पे डालने के बाद आपने उसके बाद F-16 का एक ड्रामा किया जिसे पूरी दुनिया ने मना कर दिया। जो इंटरनेशनल सैटेलाइट्स हैं उन्होंने कह दिया कि जनाब ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं देखी। दूसरा उससे बड़ा ड्रामा आपने कहा पाकिस्तान पे हमला किया, स्ट्राइक की, और वहां पे हमने 350 जो है वो लोग जो है उनको मार दिया। ये भी जो है पूरी दुनिया ने साबित कर दिया। कहीं ऐसी कोई इंटरनेशनल सैटेलाइट से चीज़ें सामने नहीं आई, कहीं एक खून का कतरा नजर नहीं आया। हाँ, हमारे दरख्त और हमारे कब्र जिसे आपने मारा है वो हमारे लिए बड़ा कीमती है, उसका हिसाब भी आपसे लिया जाएगा, और उस पर भी जो एक करारदाद जो पेश की जाएगी कि भाई ग्रीनरी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, उसको नुकसान पहुंचाया आपने। खैर, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपकी तरफ हम बढ़ेंगे। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान को जोड़ने की जो नाकाम साजिश इंडिया करता रहा है, और आगे FATF का चैलेंज हमारे सामने भी मौजूद है। दूसरा वो मुज़ाकरात जिसमें हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था अफगानिस्तान के अंदर, जो तालिबान और अमेरिका और पाकिस्तान की जानिब हो रहे, जिसमें आगे जाके ये बात भी आनी थी कि इंडिया अफगानिस्तान के जरिए जो दहशतगर्दी करता रहा है, जो भी टेररिज्म करता रहा है, कुलभूषण यादव का केस आपके सामने है, और वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर की गई है, ये चीजें भी सामने आ रही थी। तो इंडिया और कुलभूषण यादव का आर्मी अदालत में केस, तो ये सारी जो एक्सपोज होने बड़े पैमाने पर इंडिया जा रही है, लेकिन जिस पर कम बात की जा रही है। देखिए, बड़ी बात है जो मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसमें बड़ा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है कि आपने एविडेंस कलेक्ट करके जो डोजेस बनाना है, इट हैज टू बी होलसम, जिसमें तमाम व्हाट इंडिया इज डूइंग, गुलशन की शेप, अफगानिस्तान से क्या कर रहा है, उसके बाद वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द रीजंस कि ये हालात हो रहे हैं, और फिर उसके बाद उसके और डिज़ाइन किया कि व्हाई ही इज डूइंग नाउ। एक इलेक्शन तो बिल्कुल है कि वो इलेक्शन में करने के लिए वो एक अटैचमेंट डाइवर्ट कर रहा है, एंटी मुसलमान वोट ले रहा है, वो भी बात है। सेकंड जो है वो कि CPEC हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को क्यों रोकना चाह रहा है। दे डोंट वांट कि हम एक इस्लामिक मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क है, हमारी जियो। बहुत दिलचस्प बात ये कि पुलवामा वाक़े के बाद जब DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वन ऑफ द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ सर, आप लोगों की भी ये राय होगी, और उसमें एक बात ऐसे मौके पे कहना कि कभी भी कोई मुल्क अकेला तरक्की नहीं करता, खित्ता जो रीजन जो है वो तरक्की करता है। यूरोप की मिसाल आपके सामने, लेकिन ऐसे मौके पे कहना ये बड़े ज़र्फ की और बड़ी बात है जो उन्होंने की। ये प्राइम मिनिस्टर में ये बात करने की है। तो अब देखें ना, CPEC के लिए को कितना नुकसान होता है अगर आपके सामने $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो ही करना चाह रहे हैं। उसके बाद इवन रशिया चाइना ने पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। सर, OIC आपकी क्या राय है? तो OIC में देखें, OIC में आई स्टिल फील के क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की रिकमेंडेशंस हैं तो वी हैव टू ऑनर इट। एक तो सिंपल सी बात है, जब असम्बली ने कर दिया, अवामी नुमाइंदों ने किया, लेकिन आई स्टिल फील असेंबली में तो उन्होंने अपना फैसला खुद सुनाया, वजीर खारजा ने कोई ऐसी राय तो उन्होंने नहीं ली, वो उसको वो एक्नॉलेज किया। लेकिन आई स्टिल फील के पाकिस्तान को बिल्कुल वहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक शेड लो कर देते, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी चली जाती, रिप्रेजेंटेशन जरूर करनी चाहिए थी, ताकि उनको ये भी पता चल जाए कि हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया
हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन खाली नहीं छोड़ना चाहिए ताकि इनको ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हर हालत में वहाँ पे होनी चाहिए और वो बात करते हैं। ठीक है सर, आप फरमाएं कि OIC के हवाले से कि एक ऐसा फोरम जो जिसके हम बानी हैं, एक ऐसा फोरम जो कि बुनियादी तौर पे जिसमें कि हम खुद सबसे बड़ी ताकत हैं, अगर हम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक ऐसा फोरम जिसमें वाहिद हम न्यूक्लियर पावर हैं, वहाँ पर जो है आज हम ही मौजूद नहीं हैं। ये आप समझते हैं कि किसी तरह से हमारी सिफारती सतह पे कुछ नाकामी का बाइस बन रही है ये बात? देखें, हमें अपने के हिसाब से बात करनी चाहिए। यूएई को कोई हक हासिल नहीं था कि ऑन देयर ओन दे कैन इनवाइट, नहीं, लेकिन उन्होंने पहले इनवाइट किया था, वाकया नहीं हुआ उस वक्त। उस वक्त नहीं हुआ। इवन देन they should have asked Pakistan. They know the sensitivities between Pakistan and India. They should not have invited. और OIC जो फोरम इसीलिए है ये बुनियादी तौर पे जो बड़े मकासद है उनमें एक बड़ा मकसद ये है कि जहां जहां मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ ये फोरम आवाज उठाएगा। यानी एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर एक बड़ी आबादी जो है कश्मीर के अंदर जो है वो जुल्म का शिकार है, जो मुसलमान है, हम उसी को दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान पायनियर है एंड OIC is zero without Pakistan. जी। सो हमने जो ये रिकॉर्ड किया है कि हम नहीं आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। देखें, वी हैव टू नाउ स्टार्ट लर्निंग दैट वी मस्ट टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है ना, हम एक मजबूत मुल्क हैं, हमें अपनी मजबूती, अगर हम उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे तो फिर लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा किया है कि OIC को भी पता लगे कि पाकिस्तान जो है की जो सेंसिटिविटीज हैं उसको रिस्पेक्ट करना उनके लिए जरूरी है। दे नीड अस, द गल्फ कंट्रीज नीड पाकिस्तान, देयर सिक्योरिटी इज एट दे आर वेरी इनसिक्योर कंट्रीज। नजमुद्दीन शेख साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। सर, क्या राय है सर आपकी पाकिस्तान का फैसला OIC में ना जाने का, उसके बायकॉट का, आपकी राय सर क्या है? देखिए, मैंने इस राय का पहले भी इजहार किया है कि मेरी नज़र में जब हमने रिहा करने का फैसला किया इस पायलट को, अभिनंदन को, उसके साथ अगर हम ये भी फैसला करते कि ठीक है हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हमने पहले एक्सेप्ट किया था, हमारे साथ कंसल्ट करके उसके बाद दावत दी गई थी सुषमा स्वराज को, लेकिन उसके बाद जारहियत हिंदुस्तान ने हम पे की और उसके बाद हमारे लिए ये बिल्कुल सही कहना था कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर उसको दावत दी जाए। लेकिन अगर हम तहफ़्फ़ुज़ात के आगे बढ़ते और कहते कि देखिए हम अमन के इतना चाहते हैं कि हम ये भी करने को तैयार हैं कि हम सुषमा स्वराज की को दावत को अगर आप रिजेक्ट नहीं करते, कैंसिल नहीं करते, कहते हैं कि इसको विड्रॉ करना मुश्किल है, तो हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे। उसकी दो वजह हैं। एक कि अगर आप अमन चाह रहे हैं और अगर आप हिंदुस्तान को दिखाना चाह रहे हैं कि हम अमन के इतने चाहत है हमें कि हम ये भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, तो मेरी नज़र में जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि डबल वामी हो जाती। अच्छा। हम 2 मरतबा उनको साबित कर देते। लेकिन हम जमहूरियत हैं, हमारे पार्लियामेंट में ये फैसला किया और यूनानिमस फैसला किया कि नहीं जाना चाहिए। तो अगर डेमोक्रेसी है और अगर आपके नुमाइंदों ने ये फैसला किया है तो हमें उस फैसले को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नजमुद्दीन शेख साहब फरमाया, आप ये समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, वज़ीर ख़ारजा या प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन जमातें जो हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर्स हैं, और गोके जरदारी साहब ने बाद में आके जो है इसकी थोड़ा सा बात ये भी की कि जाना चाहिए था, तो वो जो है कुछ प्रेशर में आ गई गवर्नमेंट। वरना हम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब से आई है, हमने बड़ा हर जगह करतारपुर बॉर्डर से लेकर और किसी भी महाज पर हमने बहुत फ्रेंडली और डायलॉग की हम बात करते रहे, और ये हमारी नॉलेज में था कि सुषमा स्वराज को बुलाया जा रहा है। उस वक्त हमने कोई एहतजाज नहीं किया, और अगर ये कंडीशन ना होती तो हम जा रहे होते और वहां पर जाके हम डायलॉग कर रहे होते। देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरी नज़र में जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम जमहूरियत को पेशरफ देखना चाहते हैं, तो अगर जमहूरियत में पार्लियामेंट ने फैसला किया है कि नहीं जाना है, तो उस फैसले को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई और तरीके हैं, कोई और तरीक़ाकार है जिससे हम वही मतलब सर्व कर सकें। ठीक है। अब अगर आप आगे चलें कि हमारा क्या होना चाहिए, मैं बात कर रहा था कि आपको क्या साबित करने की ज़रूरत है,
तो ये साबित करने की ज़रूरत है कि ये हिंदुस्तान में जो हो रहा है और जिसकी अब ऑपोजिशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मोदी साहब अपने और अपनी पार्टी के मफाद में हिंदुस्तान के मफाद को दाव पे लगा रहे हैं। ये हमारे फोकस होना चाहिए कि देखिए इस वक्त हिंदुस्तान के लिए इतना ही खतरा है जितना पाकिस्तान के लिए है पॉलिटिकल तौर पे, लेकिन सरमायाकारी और इक्तिसादी तौर पे अब अगर हमारे यहाँ 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है तो हिंदुस्तान में 100 अरब डॉलर की बात की गई है। चीन ने हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के बड़े वादे किए हैं, लेकिन वो वादे पूरे कब होंगे, क्योंकि सरमायाकारी वहीं होगी जहाँ पे इस्तेकाम होगा। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, मैं आपकी तरफ हुसैन साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये फरमाएं सर कि ये पहला राउंड तो हम जीत गए, ठीक है, बड़ी जबरदस्त जो है वो इमरान खान साहब क्योंकि फास्ट बॉलर थे तो मैं तो नहीं कहूँगा उन्होंने गुगली की बात पहले भी एक दफा आ चुकी है। ये तो बहुत जबरदस्त जो है यॉर्कर थी, ठीक है ना, रिवर्सिंग सिफारती रिवर्स स्विंग थी, तो बहुत जबरदस्त की और क्लीन बोल्ड कर दिया इंडिया को। अब अगले राउंड के अंदर आप क्या समझते हैं हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए एक जो होती है वो ये कि द नेशन इज यूनाइटेड एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच डज नॉट अपीयर टू बी ए वॉर, बट एक्चुअली वी आर एट वॉर। और हमारे अवाम को भी इस चीज़ का शऊर होना चाहिए कि हमें वॉर फुटिंग पे अपनी इख्तिसादी तौर पे तरक्की करनी है, ठीक है, और उसके लिए हमें जाहिर बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मगर सारे का सारा इन्हिसार जो है हमारा वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको ये रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। और अगर ठीक है, लेकिन इस मामले में अब जो जिस तरीके से हम खास तौर पे आप देखें ना कि वहाँ अब हमारे सामने जो महाज मौजूद है सबसे बड़ा कि हमने जो अभिनंदन को रिहा कर दिया है, अब इसके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है आगे आज रात तक या कल तक हमने ये देखना है कि अभिनंदन क्या वहाँ पे जाके कोई बयान देता है, क्या उसे मीडिया पे लाया जाता है, और फिर इंडियन मीडिया जो है वो उल्टा ये कह रहा है कि जनाब यानी हमारा ये जो हमने खैर सगाली का मुजाहरा किया, अमन के लिए एक बड़ा इकदाम लिया जिसे पूरी दुनिया सर आ रही है, और वहाँ का मीडिया जो बहुत ही जिसे कहना चाहिए थर्ड क्लास मीडिया सर, और जो वो ये बात कह रहा है कि हमारे को पैर कप आ रहे थे, एक दिन में हमने जो वापस कर दिया। जी देखिए मेरे ख्याल में ये छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप नहीं करना चाहिए। अक्सर मीडिया जो है वो इस चीज को ब्लो अप करता है बोथ साइड्स पे, क्योंकि वो रेटिंग बढ़ जाती है, लोग सुनना चाहते हैं और लोग जो है चटपटी खबर सुनना चाहते हैं, इसलिए हो जाता है। मगर अगर आप सीरियसली देखें तो अभी के वहां जाने से और कोई बयान देने से कोई हमारे कोई मैजिक नहीं हो जाएगा, कोई ऐसी आसमान नहीं गिर जाएगा, ठीक है ना। इस पूरी सिचुएशन को आप समझें कि हिंदुस्तान ने एक वार चला है जिसमें मोदी साहब इलेक्शन जीतना चाहते हैं और पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पे पीछे रखना चाहते हैं, क्योंकि इसका एक असर तो हो गया है ना। देखें बहुत सारी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो 3 दिन के लिए रुक गए, ठीक है ना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे वो अब दोबारा सोचेंगे, बिल्कुल। तो हमें एक उन्होंने ब्लो पूरे रीजन में उनको भी हुआ है, हमें भी हुआ, मगर हमें शायद ज्यादा हुआ है क्योंकि सीपैक का एक मोमेंटम आया था, ठीक है ना। तो उस सीपैक के मोमेंटम को उन्होंने ये वार चल के किसी हद तक रोक दिया। नहीं सर उन्हें भी हुआ, जितना हमें हुआ है मैं तो समझता हूँ उन्हें से ज्यादा नुकसान हुआ है। ये मतलब ये हमारी जो एक्सपर्टीज है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में सामने आई है कि अगर वहां से कोई दरअंदाजी होगी, मसलन अगर हम 20 करोड़ हैं तो वहां पे अगर 1.25 अरब हैं तो वो ज्यादा खतरे के अंदर है, वो ज्यादा बड़ी आबादी जो वो खतरे के अंदर है, निशाने पर मौजूद है। देखिए पाकिस्तानी ने प्रूव कर दिया कि हमने टेररिज्म के खिलाफ जंग जीती और हमने जो है इंडिया के खिलाफ जंग जीती और हमने बहुत सारी जंगें जीती हैं माशाल्लाह। तो पाकिस्तान एक मुस्तहकम स्टेट है और मुस्तहकम स्टेट होने में लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और इस वक्त पूरी कौम को जिस तरह से हम इस मौके पर जुड़ गए हैं इसी तरह से हम जुड़े रहें और अपनी इक्तिसादी तरक्की के लिए काम करें, ठीक है, क्योंकि इक्तिसादी तरक्की के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने जो अमन की बात की है, खैर सगाली की बात की, और पूरी दुनिया ने देखा कि आज हमने
ये बड़ा यानी पाकिस्तान का कोई कैदी वहाँ चला जाए या वहाँ से कोई यहाँ पर आ जाए, ये बड़ा मुश्किल मरहला जो है रहता है। लेकिन हमने जो खैर सगाली के तौर पर जो है उनके हवाले किया। ये दुनिया देख रही है और इस वक्त इमरान खान साहब एक हीरो के तौर पर सामने आए हैं। इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि उनका नोबेल प्राइज़ जो है वो इमरान खान को दिया जाए, यहाँ तक जो है बात चली गई है। दूसरी जानिब जो है मैं समझता हूँ इंडिया में पढ़े लिखे लोगों की, सूझबूझ रखने वालों की, बाशऊर लोगों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। उन्हें भी देखना चाहिए कि उनका चाय वाला क्या कर रहा है और उसको फिर उस हिसाब से जो है उन्हें उनके अंदर उन्हें उसे जवाब देना चाहिए। और इसका बेस्ट जवाब देने का तरीका इंडियंस के लिए जो है वो इलेक्शन जो है सर पे आ रहा है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का और पाकिस्तान ने खैर सगाली का जो ज़बरदस्त कदम उठाया, बल्कि हमने तो अभिनंदन को चाय पिलाई, चाय का टेस्ट भी उन्होंने जो है वो उसकी बड़ी तारीफ की। लेकिन जो उस तरफ जो चाय वाला था वो कह रहा है कि जनाब ये पायलट प्रोजेक्ट था हमारा और उसके बाद अब असल जो है करना है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इंडिया में भी आईटी टेक्नोलॉजी इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा है। फिर और सोशल मीडिया का वहाँ भी इस वक्त जो है टॉप ट्रेंड जो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें जा रही हैं और बड़े पैमाने पे इंडिया में आवाज़ें उठ रही हैं इस वक्त जो है मोदी के ख़िलाफ़ कि भाई तुम अपनी इलेक्शन कैंपेन के चक्कर में हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क ना करो। आप फरमाएं कि उसका ये कहना कि ये पायलट प्रोजेक्ट था, अभी कुछ बाकी है। आप समझते हैं कि हमने जो ये गुडविल दिखाया है इसके बाद यानी उनका मुंह काला हो गया, वो तो कोई सबूत नहीं दिखा सके, हमारे पास सारे सबूत मौजूद है, हमने उनका प्लेन भी दिखा दिया, उनका बंदा जो पकड़ा था वो भी दिखा दिया, दुनिया के सामने हवाले कर दिया। ना वो F-16 दिखा सके, ना उन्होंने स्ट्राइक किया यहाँ पे जो 350 लोग बोल रहे हैं उसकी कोई एक तस्वीर नहीं दिखा सके, ना वो सबूत दे सके पुलवामा वाक़ये का। अब उनका जो है बहुत ज़्यादा वो डिफेंसिव पे चले गए। आप क्या समझते हैं कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है? देखें, पहला तो पायलट प्रोजेक्ट जो होता है ना बड़ा सोच समझ के किया जाता है, प्लान करके किया जाता है कि ये एक स्टार्ट मॉडल है, उसके बाद हमने वो फेल हो गया, पायलट प्रोजेक्ट फेल हो गया, इतनी बुरी तरह फेल हुआ है कि पूरी दुनिया में इनकी जागृति हुई है, उनकी पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने बड़ी कीमत उठानी पड़ी। और उसके बाद अब मेरे ख्याल में देखें अब तो वो है टोटल बैकफुट के ऊपर। उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स और बैटल हार्डन्ड, हमारी कोई एयरफोर्स ले लें, रेजिमेंट ले लें, ऑफिसर्स ले लें जो 3-3, 4-4 दफ़ा बैटल फील्ड में गए हुए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए, ये तो बड़ा क्लियर हो गया। इनकी आर्मी अनफिट फॉर वॉर, सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों बच्चों को मार सकते हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया पे इनके जवानों ने देखा इनके मतलब क्या बातें करती हैं। सर आप सुसाइड रेट का देखें, एयरफोर्स का पता चल गया, यहाँ तक एम्बैरसमेंट है कि उन्होंने अपने वेस्टर्न कमांड के एयर मार्शल को सैक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरे को ले आए, तो ये आपको पता चलता है कि एयर मार्शल हरी कुमार को चेंज कर दिया और बिकॉज ये दो गए, एक और जहाज गिरा, एक हेलीकॉप्टर गिरा, उन्होंने इस पे ये कर दिया। तो इसको अगर आप देखें तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन है। आई स्टिल डाउट इंडियंस कभी भी ये वूंड्स को भूले नहीं है, ठीक है। और ये बड़ा कनिंग, ये लूमर टाइप आदमी, फॉक्स है ये। आई स्टिल फील कि ये कहीं ना कहीं कुछ अरसे के बाद ये ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, ये जाके हमारे किसी बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर जाके ये कोशिश करेंगे कि हमारे किसी आउटपोस्ट के ऊपर किसी 1-2 जवानों को या किसी ऑफिसर को ट्राई करेंगे नैप पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए, एंड देन ये ह्यूमन क्राई करें जी कि हमने देखें जी हिसाब बराबर कर दिए। ये भूले नहीं, तो वी आर ऑल अलर्ट। ये इनको वार्निंग मैं खुद भी दे रहा हूँ, हमें पता है और हम वी आर ऑल रेडी फॉर इट। ठीक है, देख तो ये ठीक है। और अब नेक्स्ट टाइम अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो इससे ज्यादा बुरा अंजाम होगा। हमने बताया कि आवर रिस्पांस विल बी मैचिंग रिस्पांस, बिल्कुल, और वो होगी एट द पॉइंट ऑफ आवर ओन टाइम इन चूजिंग, और वी विल हैव मोर कॉन्सेंट्रेशन ट्रूप्स ओवर। अभी मुसलसल सर फ्रेंडली हम रवैया दिखा रहे हैं अभी इवन पूरी पाकिस्तानी कौम से, प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं है, हम पिछले 20 साल से 70,000 लोगों की हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने जो है ना जंग बड़े करीब से देखी है, तो अभी हम एग्रेसिव हुए नहीं हैं। अगर हम एग्रेसिव हो गए तो उन्हें अंदाजा नहीं है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अपनी जो कुव्वत है उसका भरपूर मुजाहिरा करना चाहिए, अपनी प्रिपेयर्डनेस को शो करना चाहिए, और वो हमने किसी हद तक शो भी की है, पॉलिटिकल डोमेन में हमने की है, वार्निंग भी दी है। और इसकी और ज़रूरत है कि पूरी कौम जो है मुनज़्ज़म हो, और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हम फोकस करें अपनी इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि हमारी अगर इकोनॉमी ठीक हो गई तो आप देखेंगे कि इंडिया विल बैक ऑफ जी।
असल में वो हमें बहुत लाइटली इसलिए लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है डॉलर नहीं, वो इसे हमें रोकना चाहते हैं ना सर। हम जो जिस तरक्की की जानिब हम जा रहे हैं, जो सीपैक है या दुनिया से जो हमारा रिलेशनशिप बन रहा है, तो वो नहीं सबसे बड़ा खतरा है। उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि पाकिस्तान को स्लोली जो है ना वो किल करें बाय स्ट्रैंगुलेटिंग इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सीपैक की वजह से और मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो सिचुएशन चेंज हुई है, पाकिस्तान के लिए ओपनिंग्स आ गई हैं। अब वो उसको रिटार्ड करना चाहते हैं, उसको चेक करना चाहते हैं। हम उसको रिटार्ड ना होने दें, हम उसको चेक ना होने दें। तो ये नजमुद्दीन शेख साहब, आखिरी सवाल सर आपसे मैं ये करना चाहूंगा, ये फरमाइए, मुसलसल जो नाकामी हुई है इंडिया को अभी तक, चाहे पुलवामा का ड्रामा हो, उसमें कोई सबूत नहीं दे सके, F-16 का वाकया जो उनके मीडिया गाता रहा, या पाकिस्तान में स्ट्राइक की बात जो करता रहा, उसमें कोई ना उन्हें किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं कर सके हैं, बल्कि सबूत हमने उनको पेश किए हैं और हमने उनका जो है अभिनंदन को वापस किया है, दुनिया ने देख लिया है। आप क्या समझते हैं कि ये बड़ा प्रेशर के अंदर है इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट, इस प्रेशर में आके क्या कोई दोबारा कोई वो गलती कर सकते हैं? वो देखिए, मेरी राय में अभी बात की हुई कि ये लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड वॉर होगी या वॉर लाइक सिचुएशन होगी, मेरा ये हो सकता है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि मोदी साहब पे इंटरनेशनल प्रेशर इतना पड़ेगा और अंदरूनी प्रेशर इतना पड़ेगा कि उनको अमन की राह अख्तियार करनी पड़ेगी। उस अमन की राह अख्तियार करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमसे बातचीत करना अभी से शुरू करेंगे, ये बातचीत में शायद कुछ वक्त लगे। लेकिन जो दूसरी चीज़ जिस पे हमें फोकस करना है वो ये कि दुनिया जब आपको की आवभगत करती है तो उनके कुछ तवक्कुआत हैं इस सिलसिले में कि आपकी अंदरूनी सूरत हाल में आप क्या करेंगे। याद रखिए कि हम इक्तिसादी सूरत हाल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो इकदाम करने पे वो इसरार कर रहे हैं, उसमें दहशतगर्दी और गिरोहों पे कंट्रोल एक बहुत अहम एलिमेंट है। बिल्कुल सर, FATF के अंदर हमारे सामने बहुत बड़ा महाज है इस वक्त। सॉरी जी, FATF का जो हमारे सामने चैलेंज है वो सामने है इस वक्त। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ये चीज आपको करनी है और ये करनी है अमेरिका की वजह से नहीं, हिंदुस्तान की वजह से नहीं, अपनी वजह से। ठीक, ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स का मैंने इसी वजह से जिक्र किया कि अगर आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे लेने हैं या आपको अपनी मनी लॉन्ड्रिंग वाले चार्जेस को फेस करना है तो इस मसले को आपको हल करना है। आपने जैश ए मोहम्मद को बैंड ऑर्गेनाइजेशन किया है, आपने लश्कर तैयबा और फलाह इंसानियत को भी बैन किया है। अब इस पे आपको और पेशरफ्त करनी पड़ेगी और ये पेशरफ्त आपके फ़ायदे में है, आपकी अपनी ज़रूरियात के सिलसिले में है। इसको आपको मद्देनजर रखना। वेरी क्विक कुछ कहना चाहिए। ये आखिरी नुक्ता है क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभार हम इस जोश में होते हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो झगड़ा है उसकी वजह से इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है जी, वेरी क्विक। मैं बताऊं, इस वक्त उनको बहुत बड़ा इलेक्शन सेटबैक पड़ा है जी। इसको रिकवर करने के लिए वो पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करेगा, मे बी 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद। सेकंड, इस सारे एपिसोड में इजराइल इज विद देम। इजराइल नहीं चाहता पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे। वेरी क्विक जी, मैं 2 बातें करूंगा। एक तो जो नजमुद्दीन शेख साहब ने बात की ना, वी हैव टू ब्रिंग आवर हाउस इन ऑर्डर जी, वी हैव टू ब्रिंग आवर हाउस इन ऑर्डर। और दूसरा ये कि वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड, जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, वी हैव टू that they may do something funny। ठीक है, वेरी क्विक सर, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो खैर सगाली के जज्बे को, हमारी अमन की चाहत को, हमारी मुज़ाकरात की ऑफर को हमारी कमजोरी किसी सूरत में न समझा जाए। हमारे बॉर्डर्स पर हमारे जवान और हमारे मुल्क के कोने कोने में हमारी आवाम हर वक्त तैयार है और आपका मुकाबला करने के लिए। आप अगर किसी किस्म की जरूरत का किसी किस्म का भी दोबारा कोई मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे दरअंदाजी का, तो आप हमें बहुत ज़्यादा टफ पाएंगे। इजाज़त दीजिए, रिजवान जाफर को सवाल पाकिस्तान का।